अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पेपर हल करने जा रहे हैं वो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की पास्ट पेपर नायब तहसीलदार का जो 16वें स्केल में है उसको हम हल करने जा रहे हैं। इसका नायब तहसीलदार का जो डिपार्टमेंट है द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बलूचिस्तान। ये पेपर 23 सितंबर 2001 का है। वो जनरल नॉलेज एंड फाक स्टडी का पेपर है। इसके 100 मार्क। ये इसके तहसीलदार के आप लोगों को पता है कि 2 पेपर होते हैं, एक इंग्लिश का होता है और दूसरा पाक स्टडी एंड जनरल नॉलेज, और एक पेपर 3 घंटे का होता है। आज जो हम हल करने जा रहे हैं वो पाक स्टडी एंड जनरल नॉलेज का पेपर है, और इसमें हम पहले पार्ट जो है जनरल नॉलेज को हम पहले इंशाल्लाह हल कर लेंगे। सारा पेपर एक एक करके हल कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जो ए पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 10। इनमें से आप लोगों को 10 सवाल के जवाब देने हैं, मगर हम ये सारे जितने भी हैं ये सारा इंशाल्लाह हल करके आप लोगों को दे देंगे। सवाल नंबर 1 के जो बी पार्ट है, नेम द ऑथर ऑफ एनी 10। उस 10 जो किताब हैं इनके मुसन्निफ़ के नाम लिखने हैं, और हम इंशाल्लाह इसके जो जितने भी 15 हैं वो 15 के 15 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म। ये भी 10 करने हैं, इनका इंशाल्लाह हम सारे कर लेंगे, हल करके आप लोगों को दे देंगे। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये भी 10 करने हैं और इंशाल्लाह हम सारा कर लेंगे। और आगे जाके दूसरा पार्ट पाक स्टडी में आपको 3 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, जिनमें 5 क्वेश्चन हैं, और इंशाल्लाह ये भी हम कर लेंगे। जनरल नॉलेज के सवाल नंबर 1 के 20 नंबर हैं, इसके 10 नंबर ए पार्ट और 10 नंबर बी पार्ट, बाकी नंबर 2 के भी 10, नंबर 3 के भी 10, यानी कि आप लोगों को 40 नंबर जनरल नॉलेज में मिल रहे हैं। इंशाल्लाह हम पूरे पेपर को हल करके आप लोगों को दे देंगे। ये जो पेपर है पास्ट पेपर सॉल्व किया हुआ तहसीलदार का BB 16 2001 में जो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लिया गया है, और इसका हम एक एक करके जितने भी जो क्वेश्चन पेपर में सवाल थे वो हमने हल करके आप लोगों को इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट से आप लोगों को समझाएंगे। जो नंबर 1 क्वेश्चन था ए पार्ट का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 है, व्हाट इज़ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन क्या है? इसको द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन आल्सो कॉल द रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 एंड द ब्लड रिवॉल्यूशन took place from 1688 to 1689 in the England. It involved the overthrow of the Catholic King James II, who is replaced by his Protestant daughter Mary. ये जो रिवॉल्यूशन है ये 1688 में जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में। किस वजह से शुरू हुआ था? ये जो इंग्लैंड का किंग था जेम्स II, इसका जो डॉटर के थ्रू ये कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट हुआ था। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट ये 2 सेक्ट हैं, क्रिश्चियन में आते हैं। जिस तरह हमारे इस्लाम में मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, इसी तरह ये भी उनका क्रिश्चियन में आते हैं। ये कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट में कन्वर्ट हुआ था, तो इस वजह से ये लोगों ने एक रिवॉल्यूशन, एक इनकलाब शुरू किया था, उसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच सिटी इज़ कॉल्ड फॉरबिडन सिटी। द फॉरबिडन सिटी लाइंग एट द सेंटर ऑफ बीजिंग।
ये फॉरवर्डन जो सिटी है ये बीजिंग में वाक़या है। बीजिंग में एक केला है और इसके अंदर बहुत सारे महल्स हैं जो बादशाह के थे पुराने दौर में, जितने भी यानी कि बादशाह थे उधर चाइना में, उनके महल हैं उधर, उसको इसलिए फॉरवर्डन सिटी कहा जाता है। नंबर 3 पे है विच सिटी इज़ कॉल्ड ऑफ स्काई स्क्रॉपर। इधर थोड़ा टाइपिंग में गलती हुआ है, मगर कौन सा जो सिटी है उसको स्काई स्क्रॉपर कहते हैं। ये न्यूयॉर्क है। क्यों इसको क्या कहा जाता है? क्योंकि उधर ऊंचे बिल्डिंग बहुत ज़्यादा हैं। दुनिया से सबसे ज़्यादा ऊंचे बिल्डिंग न्यूयॉर्क में हैं। नंबर 4 पे है व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया। व्हाट इज़ शिज़ोफ्रेनिया? शिज़ोफ्रेनिया ये एक बीमारी है, ये एक डिजीज़ है, अ लॉन्ग टर्म मेंटल डिसऑर्डर ऑफ type involving a breakdown in the relation between thought, emotion and behavior, action and feeling, withdrawal from reality and personal। ये एक साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जो इंसान समझता है कि जो लोग हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं, वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, वो मेरे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं। हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, मगर उसके जो थॉट्स हैं इस तरह वो सोचता है। ये इस तरह का जो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होता है वो अक्सर सोचता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं और ये अपने आप से बातें करता है। इस तरह के मरीज़ को शिज़ोफ्रेनिया डिजीज़ है ये एक। नंबर 5 पे है विच लैंग्वेज इज़ रिटन फ्राम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट। ये है ट्रेडिशनली चाइनीज़, जापानीज़, वियतनामीज़ एंड द कोरियन आर रिटन वर्टिकली इन कॉलम गोइंग फ्राम टॉप टू बॉटम एंड ऑर्डर फ्राम लेफ्ट टू राइट। ये जो चाइनीज़ है, जापानीज़ है, वियतनामीज़ और कोरियन, ये सारे एक जैसे मुख्तलिफ हैं मगर लगते थे एक जैसे लैंग्वेज हैं। इसको टॉप से बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट लिखा जा सकता है। नंबर 6 पे है व्हाट इज़ प्लेनीमीटर। A planimeter is tabletop instrument for measuring areas, usually the areas of irregular region on a map or photographs। जिस तरह हमने जो पहले एक हमने फेवर किया है, जो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके इसको देख लें। उसमें भी एक मीटर आया था, अल्टीमीटर था वो जो अल्टीट्यूड को नापता था, यानी कि ऊंचाई को नापता था। और इसी तरह प्लेनीमीटर है, ये एक मीटर है जो ये एरिया को मेजर करता है। और नंबर 7 पे है व्हाट इज़ कंकॉर्डेंस। कंकॉर्डेंस का जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो हम आहंगी या इत्तिफाक राय है ना। अल्फ़ाबेटिकल लिस्ट ऑफ द वर्ड स्पेशली द इम्पोर्टेंट वंस present in the text, usually with the citation of the passage in which they are found। ये होते हैं हमआहंगी यानी कि अकॉर्डेंस के, ये कंकॉर्डेंस इसी तरह का एक लफ्ज़ है। नंबर 8 पे है व्हाट इज़ द मोस्ट पॉइजनस स्नेक, यानी कि दुनिया का सबसे जहरीला तरीन सांप कौन सा है। ये वेस्टर्न टाइफन जो सांप है ये सबसे जहरीला सांप है। ये सांप अपना जहर फेंक सकता है, यानी कि काटने से पहले ये अपना जहर फेंक कर भी दूसरे को मार सकता है। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। नंबर 9 पे है बैलेंस ऑफ पावर। In international relation, the posture and policy of the nation or group of the nation protecting itself against another nation or group of nation by
मैचिंग इट्स पावर अगेंस्ट द पावर ऑफ द अदर साइड। ये बैलेंस ऑफ पावर जो होता है कि दो जो मुल्क होते हैं या जो सारे कंट्रीज़ होते हैं, ये इंटरनेशनल एक लॉ है जो सारे जो कंट्रीज़ हैं इनके पावर इक्वल होने चाहिए, यानी कि एक का पावर ज़्यादा और दूसरे का कम नहीं है। इसमें इक्वलिटी को बरकरार करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर है। और ये जो टर्म है ये बिल्कुल नाकाम है, अभी इस तरह नहीं है। देखो दुनिया में बहुत से कंट्री बहुत ही वीक्स हैं और बहुत से पावरफुल हैं, मगर ये जो टर्म दिया था कि सारे का पावर बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। नंबर 10 पे है हु डिस्कवर द लॉ ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज़। ये आर्चिमेड्स है जो फ्लोटिंग बॉडी का इसने किया था, जो पानी के अंदर कुछ यानी कि चीज़ होते हैं उसको कुछ डूब जाते हैं और कुछ नहीं डूबते हैं। पानी एक माया है और इसमें क्यों नहीं डूबते हैं और कुछ क्यों डूबते हैं, इसमें यह है कि डेंसिटी पे है। जिसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाता है, वो कम है तो नहीं डूबता है। इसमें यह है कि इंसान है वो जब ज़िंदा है तो वो डूब जाता है, मरने के बाद वो पानी के ऊपर तैरता है। इसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट किया था आर्चिमेड्स ने। ये है कि इसमें इंसान जब ज़िंदा है उसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, जब वो मर जाता है तो इसके अंदर गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से इंसान की जिस्म की डेंसिटी वाटर से कम हो जाता है और वो फ़ौरन ऊपर की तरफ आ जाता है। इसका यही वजह है कि इंसान की जो डेड बॉडी है वो ऊपर आ जाता है। ये सवाल भी आ सकता है क्योंकि काफ़ी जो पेपर हैं मैंने देखे हैं इस तरह के काफ़ी सवालात भी हैं। कोर्सिका नंबर 11 पे है कोर्सिका हैज़ आउटस्टैंडिंग असिस्ट इन इट्स क्लाइमेट सिंसियरली एंड मैग्निफिसेंट कोस्टलाइन ऑल ऑफ विच प्रोमोट टूरिज्म। कोर्सिका एक आइलैंड है, ये फ्रांस के अंडर आता है। ये आइलैंड कोर्सिका ये पहले इटली का हिस्सा था मगर बाद में फ्रांस ने इसको खरीद लिया था। ये बहुत ही खूबसूरत है हवा के हवाले से, और इसका जो बीच भी है उधर, ये टूरिज़म के लिए बहुत ही मैग्निफिसेंट है। जो टूरिज़म बहुत उधर विज़िट करने जाते हैं। ये कोर्सिका फ्रांस का एक आइलैंड है। नंबर 12 पे है हू इज़ आर्कुली फोरेट। आर्कुली फोरेट है, ये एक फंक्शनल करेक्टर है। ये करेक्टर एक अतर है अगता क्रिस्टी। ये एक अतर है, इसने बहुत से बुक लगे हैं जिसमें आर्कुली फोरेट इसका मेन करेक्टर है। नंबर 13 पे है व्हाट आर फोर फ्रीडम्स क्या हैं। Four freedoms, essential human freedoms, has proclaimed in a speech to Congress by Franklin D. Roosevelt in 1941। ये जो फोर जो फ्रीडम्स हैं ये एक स्पीच किया था कांग्रेस के और अमेरिका के जो सदर था, फॉर्मर प्रेसिडेंट 1941 में प्रेसिडेंट रहा है, उसका स्पीच ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, स्पीच ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम फ्राम वांट एंड फ्रीडम फ्राम फेयर। इसका जो 4 फ्रीडम्स हैं, पहले है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम ऑफ वर्शिप, तीसरा है फ्रीडम ऑफ वांट एंड चौथा है फ्रीडम फ्राम फेयर। ये जो इसने स्पीच किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ने अमेरिका के, इसको 4 फ्रीडम्स कहा जाता है। नंबर 13 पे है व्हाट इज़ ड्यूरेंट कप। ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट कॉमनली नोन एज द ड्यूरेंट कप इज़ अ एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल competition in India which was first held in
1888 इन शिमला। ये जो ड्यूरेंट कप है ये इंडिया का डोमेस्टिक फुटबॉल टूर्नामेंट है। ये पहली बार 1888 में शिमला में शुरू हुआ था। सवाल नंबर 1 के बी पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके ए पार्ट के 10 मार्क थे और बी पार्ट के भी 10 मार्क हैं। ये जो नेमा पत्थर एनी 10 हम इंशाल्लाह ये 10 एनी 10 हमने लिखा है उस क्वेश्चन पेपर में एनी 10 है, मगर इंशाल्लाह हम जो जितने भी हैं वो सारे कर लेंगे। पहला जो बुक है वार एंड पीस, ये बहुत मशहूर किताब है, यानी कि बहुत से पास्ट पेपर में ये हमने देखा है, ये बार बार आ जाता है। लियो टॉल्सी ने ये वार एंड पीस लिखा है। नंबर 2 पे है बोरिस फॉस्ट्रन, आर्थर हॉप, डॉक्टर ज़ायगोन। और नंबर 3 पे है शाहनामा पिछले भी हमने पढ़ाया था उसको, कि रिटन बाय फिरदौसी, वो पिछले वीडियो में भी ये आया था, ये भी बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसको भी तवज्जो से याद करें। नंबर 4 पे है रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये नावल है थॉमस ऑर्डी का, ये इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा मशहूर है। थॉमस ऑर्डी बहुत अच्छा राइटर है, इसके नावल बहुत अच्छे हैं। नंबर 5 पे है द प्रिंसेस, बुक बाय निकोलो माचियोली, ये भी याद कर लें। और नंबर 6 पे आ रहा है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये है बुक जॉन ऑस्टिन का बहुत मशहूर नावल है। ये जो उस वक्त जॉन ऑस्टिन इस पे बहुत पाबंदी था लिखने का, क्योंकि ये एक लेडीज़ है और उस टाइम लेडीज़ों को लिखने के इख्तियार नहीं दिया जाता, इसने बहुत उसी टाइम पे बहुत फेमस हुआ। ये नंबर 7 पे फास्ट, ये प्ले है, ये एक प्ले है बाय जोहन वॉल्फगैंग वॉन गेती, ये भी याद करने वाली बुक है क्योंकि ये भी काफ़ी पास्ट पेपर में आता रहता है। नंबर 8 पे है एप्पल कार्ट, ये भी प्ले है, ये बाय जॉर्ज बार्नार्ड शो ने लिखा है। और नंबर 9 पे है डॉन क्विक्सोट, ये भी नावल है, लिखा है मोगेल डी कार्वेंटीज, इसने लिखा है। और नंबर 10 पे है इंडिया व्हेन फ्रीडम्स, ये किताब तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आया है, इसको बताने की ज़रूरत मेरे ख्याल में नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अक्सर लोगों को याद है। ये बुक है बाय अब्दुल कलाम आज़ाद। नंबर 11 पे है लेस मिसरेबल्स, ये भी नावल है, ये नावल विक्टर हुगो का है। और नंबर 12 पे है जर्नल प्रोलॉग, ये कंटेम्परेरी टेल, ये भी जर्नल प्रोलॉग टू कंटेम्परेरी टेल्स भी, ये भी बहुत मशहूर किताब है इंग्लिश लिटरेचर का, जो जेफरी चेसर है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। ये ओडिसी, ये एक पोइम है और ये लिखा है उमर। और पिछली जो मैंने उसके पास्ट पेपर था वो भी तहसीलदार का, उसमें उमर आया था। उमर इज़ अ ग्रीक पोएट था, ये इसका पोएम है ओडिसी। और ये है 14 नंबर पे फ्रॉम होम द बेल टोल्स, ये भी एक नावल है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखा है। और नंबर 15 पे है गुड हर्ट, ये नावल है फ्राइलेस बोच का। और क्वेश्चन नंबर 2 अब शुरू होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स इन 10, इसमें भी 10 करने हैं, 10 नंबर का सवाल है।
और हम इंशाल्लाह इसके जितने भी पार्ट हैं सारे कर लेंगे। नंबर 1 पे है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड डिफ़ाइन करना है, शॉर्ट डिफाइनेशन इसका शॉर्ट डिफ़ाइन करने हैं कि ब्लॉकेड क्या है। इन अ हिट और मीन्स ऑफ द सीलिंग ऑफ अ प्लेस टू प्रिवेंट गोड्स और पीपल फ्राम द एंटरिंग और लिविंग। ये एक लॉ है जो दो कंट्रियों में या तो किसी भी जगह जंग होता है, वो जंग के दौरान एक पर्टिकुलर एरिया या कंट्री को ये सील करते हैं। ना इसका जो पीपल हैं वो बाहर आ सकते हैं, ना गुड्स इसके बाहर आ सकते हैं, ना गुड उस कंट्री में या पर्टिकुलर प्लेस में जा सकता है, ना कोई बंदा जा सकता है। इसको पूरी तरह सील किया जाता है, उसको कहते हैं ब्लॉकेड। नंबर 2 पे है बारबोसी। बारबोसी ये है मिडिल क्लास पीपल को कहा जाता है। इसका है कि मिडिल क्लास जो पीपल थे उस टाइम फ्रांस के दौरान, फ्रांस में 3 किस्म के लोग रहते थे। उसको जो बारबोसी थे वो मिडिल क्लास के लोग थे, जो फ्रांस को आज़ादी दिलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। नंबर 3 पे डिफिनेशन ऑफ द बफर स्टेट। बफर स्टेट आप लोगों ने सुना होगा कि अफ़गानिस्तान भी एक बफर स्टेट है, मगर बफर स्टेट किन स्टेट को बोला जाता है? यूजुअली अ न्यूट्रल स्टेट लाइंग बिटवीन टू लार्जर पोटेंशियली रिवाइल पावर। वो जो स्टेट होते हैं बफर स्टेट के, दो जो रिवाइल होते हैं आपस में, दो कंट्री लड़ रहे हैं और दुश्मन हैं इन दो कंट्री आपस में, इनके दरमियान जो न्यूट्रल कंट्री होता है उसको किसी भी जंग में ना इसका ना उसका किसी भी काम नहीं है, उसको बफर स्टेट कहा जाता है। इसका एक यानी कि अफ़गानिस्तान को क्यों बफर स्टेट कहा जाता था? क्योंकि अफ़गानिस्तान रशिया और ब्रिटिश इंडिया जो उस वक्त हिंदुस्तान था वो ब्रिटिश के अंडर था, उस दोनों के दरमियान था और ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, इसलिए अफ़गानिस्तान को बफर स्टेट भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे है डिटेनेट। डिटेनेट ये है इज़ अ फ्रेंच टर्म विच मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। ये एक फ्रेंच का ज़बान लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि टेंशन से यानी कि रिलीज़ होना, रिलैक्स होना टेंशन से। इट बिगेन फ्राम 1962 टिल द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। इट इज़ अ नेम गिवन टू द पीरियड ऑफ द इम्प्रूव्ड रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। ये 1962 में ये शुरू हुआ था, जो इसके बाद कोल्ड वॉर जो चल रहा था, कोल्ड वॉर के बाद ये जो यूएसए और यूएसएसआर के दरमियान जो इनके रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे थे, तो यानी कि ये टेंशन था वो रिलैक्सेशन की तरफ हो रहा था, तो इससे इस टर्म को डिटेंट कहते हैं फ्रेंच में। नंबर 5 पे है आइसोबाथ। आइसोबाथ इन अ इमेजिनरी लाइन और अ लाइन ऑन द मैप और द चार्ट दैट कनेक्ट ऑल पॉइंट हैविंग द सेम डेप्थ बिलो अ वाटर सरफेस। ये जो आइसोबेथ है ये ओशियन हो, सीज हो या तो रिवर हो, किसी भी इनके ऐसे जो इक्वल लाइन पे हो, यानी कि दोनों बराबर, ये जिसके लाइन बिल्कुल बराबर हैं, दो ओशियन हों, ये एक आप इमेजिनरी यानी कि आप अपने फर्जी लाइन बनाते हो, इन दोनों के दरमियान बिल्कुल इनका सरफेस एक जैसा है, इसको आइसोबेथ कहते हैं। नंबर 6 पे है जेंटलमैन एग्रीमेंट। Gentleman agreement in agreement or the understanding which is based upon the trust of the both or all parties there rather than being illegal। ये एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान भी एग्रीमेंट होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट ये एक ऑफिशियल एग्रीमेंट नहीं होता है, लीगल या कानून लेख पढ़ के वाला नहीं होता है, ये जर्नल तौर पर एक एग्रीमेंट होता है दो यानी कि मुल्क के दरमियान और दो पार्टीज़ के दरमियान। इसमें यानी कि अगर एक मुकर गया तो इसका कोई कानूनी कार्रवाई नहीं बनता है, क्योंकि ये लीगली नहीं होता है, बस ओरली होता है। नंबर 7 पे है
फिलिबस्टरिंग ये है कि मेकिंग अ वेरी लॉन्ग स्पीच इन द कांग्रेस और द पार्लियामेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट लेजिस्लेशन। ये फिलिबस्टरिंग बहुत अच्छा वर्ड है और बहुत ही काम का है, क्योंकि फिलिबस्टरिंग ये यूएसए की जो सेनेट है उसमें किसी जो बिल होता है, किसी कानून जो पास हो रहा होता है, उस टाइम ये जो मेंबर ऑफ सेनेट होते हैं वो लंबी लंबी तकरीर करके ताकि उसको ऑब्स्ट्रक्ट करके उसको कैंसल करने के लिए जो लॉ पेश ना हो इसलिए करते हैं। ये शुरू वैसे उधर यूनाइटेड स्टेट में हुआ था उसके सेनेट से, मगर ये आजकल पाकिस्तान में भी इसी सिस्टम में ये चल रहा है। फिलिबस्टरिंग करते हैं, जो किसी लॉ को अगर पास होने नहीं देते हैं तो लंबी लंबी तकरीरें करते हैं ताकि वो जो कॉन्फ्रेंस है वो कैंसिल हो जाता है। नंबर 8 पे है डिप्लेशन। इन्फ्लेशन और डिप्लेशन, ये है डिप्लेशन जो आया है। इन्फ्लेशन आप लोगों को पता है वो महंगाई को कहते हैं, यानी कि सामान की कीमतें बहुत ऊंचा हो जाते हैं, उसको इन्फ्लेशन कहते हैं। तो डिप्लेशन इसका मुतज़ाद है। डिप्लेशन का मतलब है कि सामान जो चीज़ें होते हैं उनका प्राइस बहुत ही सस्ता होता है, और ये इस जितने भी चीज़ें होते हैं उनका कंट्री के अंदर वो बहुत सस्ते होते हैं, उसका कोई रेट नहीं होता है, इससे को डिप्लेशन कहते हैं। नंबर 9 है टोर्ट। A person who buys up a ticket for an event to resell them at the profit। ये टोट होता है वो कोई चीज़ ये खरीदता है और फिर उसको बेच देता है फ़ायदे के लिए। 10 रुपये का खरीदा 20 रुपये का बेचे या 15 रुपये का बेचे, इसको 5 रुपये या 10 रुपये फ़ायदा आ गया, इसको टोट कहते हैं। टिकट हो और कोई और चीज़ हो, इसी तरह ये जो दुकानदार हैं ये एक चीज़ लेके कोई मोबाइल लेके इतने में और थोड़ा ऊपर पर बेच देता है। नंबर 10 पे है कैमोफ्लेज। To camouflage is defined as to hide or disguise yourself. An example of the camouflage is when you dresses in certain color so you will blend in with your environment। camouflage अक्सर आर्मी की वर्दी आप लोगों ने देखे होंगे कि वो camouflage में है। क्यों camouflage में है? क्योंकि वो जो जंग में जाते हैं वो जो environment का जो कलर है, यानी कि ज़मीन का या कुछ ये दरख्तों के जैसे होते हैं उसके अंदर छुप जाते हैं ताकि नज़र ना आए। और स्नेपर अक्सर जो स्नेपर होते हैं वो हर माहौल के हिसाब से अपने आप को जो पथरीली ज़मीन होता है उसके हिसाब से अपने आप को बनाते हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, यानी कि कपड़े जो कलरफुल होते हैं उसी कलर के वो अगर दरख्तों के अंदर होते हैं, जंगल में किसी जंगल की तरह दरख्तों के कलर के कपड़े पहन लेते हैं, इसी तरह से पत्तों के, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं। 11 है, नंबर 11 पे है प्लाइवेटिव। प्लाइवेटिव एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फॉर द पीपल लिविंग विद द सीरियस इलनेस सच इज़ द कैंसर और हार्ट फेलियर। ये एक यानी कि केयर होता है, प्लेटिव केयर जो कैंसर के मरीज़ होते हैं या दिल के बहुत सीरियस कंडीशन में होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। नंबर 12 है कॉकस। कॉकस है कॉन्फ्रेंस ऑफ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव बॉडी हु बिलोंग टू पर्टिकुलर पार्टी और फंक्शन। जो किसी भी पार्टी होता है उनका पर्टिकुलर एक मीटिंग होता है, आपस में सीक्रेटली जो मीटिंग करते हैं, एक पार्टी या दूसरे पार्टी जितने भी पार्टी होते हैं आपस में जो मीटिंग होते हैं उसको बोलते हैं कॉकस। नंबर 13 पे है एमनेशिया। एमनेशिया इज़ रेफर टू द लॉस ऑफ मेमोरी। ये जो मेमोरी लॉस होता है यानी कि याददाश्त चला जाता है, इसको इस बीमारी को कहते हैं एमनेशिया। नंबर 14 पे है लैंचिंग। लैंचिंग अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल टू हैंग अ पर्सन हु हैज़ नॉट बीन फाउंडेड गिल्टी एट अ ट्रायल। ये जो यानी कि कोई बंदा होता है इसका ऊपर कोई केस नहीं होता है मगर लोग इसे मार देते हैं या उसको फांसी देते हैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इस पर केस नहीं है, वो केस से बरी हो गया है मगर फिर भी लोग इसको सज़ा देते हैं, उसको कहते हैं लॉन्चिंग। नंबर 15 पे है
Ignition point, the lowest temperature at which of combustible substance and air will ignite and continue to burn. ये इग्निशन होता है। इग्निशन पॉइंट जो होता है, इग्निशन पॉइंट ये एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है, मगर इसमें फिर भी यानी कि आग लगने के लिए दूसरे किसी सोर्स की ज़रूरत नहीं होता है, खुद ब खुद आग लग जाता है। मैं इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, काफ़ी चीज़ हैं, मगर डिफाइन करने की फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एनी 10। ये जो वर्ड हैं, ये वर्ड हैं और वर्ड हैं, नाउन हैं, एडजेक्टिव हैं, इनके 10 को ये मीनिंग लिखने हैं, मगर इंशाल्लाह हम इसके सारे मीनिंग लिख देंगे। और पहला है डिप्लॉय। डिप्लॉय मतलब तैनात है, मूव ट्रॉप्स और द इक्विपमेंट इनटू द पोजीशन फॉर द मिलिट्री एक्शन, या कि मिलिट्री एक्शन के लिए फौजी यानी कि हमले के लिए कि वो जो डिप्लॉय करते हैं अपने सोल्जर को एक जगह से, उसको डिप्लॉय कहते हैं। इसको आप लोग बेहतर जानते हैं। नंबर 2 पे है ओबेस, एक्सेसिवली फैट यानी कि ओवर फैट यानी कि मोटे को कहते हैं। नंबर 3 है लिटिगेशन अलीगल प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। ये लिटिगेशन लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटिव से निकला है। लिटिगेशन ये एक प्रोसीडिंग होता है कोर्ट में कानून के मुताबिक। नंबर 4 पे है प्रोवाइज़ो अ कंडीशन अटैच टू एन एग्रीमेंट। ये एक इस तरह का कंडीशन है जो ये किसी एग्रीमेंट के हिसाब से उसको अटैच किया जाता है। और साइबर स्पेस नंबर 5 पे है साइबर स्पेस, द नेशनल एनवायरनमेंट इन विच कम्युनिकेशन ओवर द कंप्यूटर नेटवर्क ओकर्स। ये कंप्यूटर के जो कम्युनिकेशन के इसके मुताबिक साइबर स्पेस और साइबर क्राइम जो होते हैं ये सारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग होते हैं। पॉजिटिव है कि इनफ्लिक्टिंग पनिशमेंट, किसी को पनिश करना, ये यानी कि पनिशमेंट के मुतल्लिक है। चेविलियंस है इन्फ्लेमेशन ऑफ द हैंड्स एंड फीट काजेज बाय द एक्सपोजर टू कोल्ड एंड मॉइस्चर। ये जो पाँव होते हैं, जो आद होते हैं सर्दियों में, इसमें दरारें आ जाते हैं छोटे छोटे, इसको कहते हैं चेविलियंस। ये है नंबर 8 पे एस्टियो अवॉइड एंड स्टे अवे फ्रॉम द डिलिबरेटली स्टे क्लियर, ये स्टे क्लियर ऑफ। ये नंबर 9 पे है प्रेमाडोना द चीफ फीमेल सिंगर इन ओपेरा और ओपेरा कंपनी। ये एक फीमेल जो सिंगर होते हैं, बहुत बड़े सिंगर होते हैं ओपेरा कंपनी का या ओपेरा का। नंबर 10 पे है बिगोलिंग आई अट्रैक्टिव एंड एबल टू अरोज ऑफ एंड डिज़ायर, ये अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग है। इंट्रैक्टेबल है, ये है बेकाबू, इसका मीनिंग है आर्ट टू कंट्रोल और डील। इंट्रैक्टेबल या ट्रैक्टेबल मतलब काबू और इंट्रैक्टेबल बेकाबू। नंबर 12 पे कोकोनिंग यानी के घर पे रहना, रिलेटिंग टू द सिकुलेशन ऑफ द योर होम। मोमीट्रेक ये इनफॉर्मल वर्ड है जो नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा यूज़ होता है। इन इंटरप्रेट एंड डिलेड कैरियर फेथ फॉलोइंग बाय द वुमेन हैज़ द रिजल्ट ऑफ द बर्निंग ऑफ फैमिली। ये बहुत यानी कि इतनी स्पेशल नहीं है, क्योंकि फॉर्मल वर्ड नहीं है, इनफॉर्मल है, मगर एग्ज़ाम में आया है तो स्पेशल है। नंबर 14 पे ये जो वर्ड है ना, इसको आप वर्ड जितने भी याद कर लेंगे वो आपके लिए बेहतर है वर्ड। नंबर 14 पे टर्नांट, वन हू इज़ एब्सेंट फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन। टर्नांट ये
हमारे लिए भी बहुत स्पेशल वर्ड है, क्योंकि बगैर परमिशन के बचपन में हम काफ़ी टाइम स्कूल से बगैर परमिशन के नहीं जाते थे, एब्सेंट होते थे। ये टोरना डीसी वगैरह। नंबर 15 पे हैं लोगोबरियस। लोगोबरियस मतलब रंजीदा, लुकिंग और सराउंडिंग, सैड एंड डिसमल। और ये हो गए इन आप लोगों का जर्नल नॉलेज का कंप्लीट वीडियो। और पाक स्टडी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है। और इसको इसलिए ये पूरा जर्नल नॉलेज का जो पास्ट पेपर 2001 का आप क्वेश्चन पेपर को सामने रख कर के चेक कर लें। अगर आप लोगों को किसी चीज़ पे शक है, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अगर आप इसका PDF फॉर्म में चाहते हैं तो इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपको PDF में भी मिल जाएगा। थैंक यू।